सहकार रेडियो के श्रोताओं को जूही शुक्ला का नमस्कार। कहानियों के कारवा में आज आप सुनिए शैलेन सागर जी की कहानी संगीन जुर्म। ये कहानी साहित्यिक पत्रिका हंस के जनवरी 2025 के अंक में प्रकाशित हो चुकी है। कहानी को कुल 4 भागों में रिकॉर्ड किया गया है। प्रस्तुत है इसका पहला भाग। आमना को वो वक्त बड़ी शिद्दत से याद आता है जब वो इस छोटे से शहर रामपुर में दुल्हन बनकर आई थी। उसकी पैदाइश और परवरिश का शहर मुरादाबाद यहाँ से महज 29 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां भी मुसलमानों की अच्छी आबादी थी, पर नवाबी शहर रामपुर में मुसलमानों का जो जलवा था उसका पूरे सूबे में कोई सानी नहीं था। हालांकि हिंदुओं की आबादी इतनी कम भी नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके, महज 8-10% कम। नवाबों ने हिंदुओं को भी जरूरी अहमियत दी, उनके मान सम्मान से कभी खिलवाड़ नहीं किया। पर नवाब और उसके अहम कारिंदे मुसलमान थे, इसलिए हिंदू समाज कुछ दबा तो था ही, या कि नवाब की वजह से उनके कौम के बाशिंदों का मनोबल बढ़ा रहता और उनका प्रभुत्व महसूस किया जाता। अलबत्ता दोनों समुदायों में मेल जोल और आपसी सद्भाव बरकरार था। शायद यही वजह थी कि आजादी के तकरीबन 30-35 सालों तक रामपुर फिरका परस्ती की वारदातों से महफूज रहा। पड़ोस में मुरादाबाद जब सांप्रदायिक दंगों, हिंसा और आगजनी की दहशती गिरफ्त में जकड़ा धू धू कर रहा था, तब भी रामपुर में अमन चैन बना रहा। पर वक्त के साथ हर शय और हर हालात में बदलाव आना लाजमी तो है, तो बेचारा ये शहर भी कैसे बच पाता। कुछ हद तक इसकी शुरुआत 1952 के पहले आम चुनाव में भी हो गई थी, जब कांग्रेस के कद्दावर नेता मौलाना आजाद को उनकी अनिच्छा के बावजूद यहाँ से चुनाव लड़ाकर जिताया गया, क्योंकि मुसलमानों की ज्यादा आबादी की वजह से उनके लिए ये सुरक्षित सीट थी। इससे हिंदुओं के कुछ समूहों को संगठित होने की जरूरत का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी। धर्म के आधार पर चुनाव होने लगे और दोनों संप्रदायों के छिपे दबे बैर, विवाद और मतभेद सामने आने लगे। मिली जुली आबादी वाले मोहल्लों से अल्पसंख्यकों का पलायन उन इलाकों में होने लगा जहां उनकी कौम के बाशिंदों की बहुतायत में रिहाइश थी। सीधा सच्चा मोहब्बत मुरव्वत का पुरसुकून माहौल खदबदाने लगा। आमना के मोहल्ले में ज्यादा घर मुसलमानों के थे, पर हिंदुओं को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों फिरकों में दुआ सलाम और आना जाना था, और त्योहारों पर एक दूसरे के रीति रिवाजों का सम्मान और मेल मिलाप उनमें था। ईद के दिन हिंदू लोग साफ सफाई का खास ध्यान रखते और सफेद कुर्ते पाजामा या हरे पेशावरी सूट पहने और गोल टोपी लगाए नमाजियों को इज्जत बख्शते। कुछ ईद मिलने उनके घर जाते तो कुछ की सेवैयां घर आ जाती। इसी तरह से होली दिवाली पर पूरे मोहल्ले में खुशनुमा माहौल रहता। अलबत्ता बिना मर्जी के किसी मुसलमान पर रंग नहीं डाला जाता। ज्यादातर मुसलमान गुजिये खाने जरूर आते, हालांकि वे जानते थे कि कई घरों में उनके बर्तन रसोई से बाहर रखे जाते हैं और घर के बुजुर्ग व औरतें उन्हें छूने से परहेज करती हैं। पर बहुत जल्दी इधर उधर छिपे, धूल मिट्टी में लिपटे और तिरस्कृत मूर्तियों या मजार अथवा उसके अवशेष के स्थान संबंधित समुदायों की अपार श्रद्धा के केंद्र बन गए। कहीं जीर्णोद्धार की मुहिम तो कहीं धूप अगरबत्ती या लोबान की तेज महक में लिपटे चमकदार चादर चढ़ाने की जद्दोजहद, कहीं जय श्री राम या बम बम बोले के उद्घोष और सोम मंगल को भक्तों की लंबी कतार। बदन पर पीत वस्त्र, गेरुआ अंग वस्त्र व टोपी और नाक की सीध में माथे को नापता मोटा तिलक, तो कहीं जालीदार गोल टोपी, 4 खाने का अबाया, बगल में नमाज पढ़ने के लिए जानेमाज और अल्लाह अकबर के बुलंद नारे। जाहिर है इसका आगाज एक टिमटिमाती चिंगारी के रूप में हुआ और उसके प्रस्फुटित होकर लपलपाती लौ में तब्दील होने में खासा वक्त लगा। पर दोनों फिरकों के आपसी विश्वास और सद्भाव में कमी महसूस होने लगी। उनके बीच यकीन दरकने लगा। जाहिर तौर पर सब कुछ सामान्य होने का भ्रम होता था, पर दिलों में एक गिरह बनती जा रही थी जो इतनी पकी नहीं थी
जो रात दिन पीसती रहे। शौहर और 4 औलादों समेत काम चलाऊ आमदनी वाला आमना का परिवार था। जमीर पहले साइकिल रिक्शा चलाते थे और अब ई रिक्शा, जिससे गुजारा लायक आमदनी थी। न बहुत जरूरतें थीं और न ही ज्यादा ख्वाहिशें। बड़ी और मझली बच्चियों का निकाह हो गया था और दोनों लड़कों की पढ़ाई पर खास तवज्जो दी गई थी। सब में बड़ा असगर ITI से डिप्लोमा करके नौकरी की जुगत में भटक रहा था और तीसरे नंबर का बच्चा अकबर 1 साल से 10वीं में अटका था। उसकी मसें भीग रही थीं और तालीम को तरजीह न देकर उसका सारा ध्यान हॉकी खेलने पर था। अब्बू की मर्जी के खिलाफ था ये, पर कुछ परिचितों ने उन्हें सलाह दी कि उस पर पढ़ाई का जोर न डालें। अच्छी हॉकी खेलने से शोहरत के साथ सरकारी गैर सरकारी नौकरी मिलना तय था। फिलवक्त तो असगर की नौकरी को लेकर जमीर का दिमाग उलझा और उद्विग्न रहता था। बेरोजगारी तो परेशानी का सबब था ही, पर साथ में मौजूदा हालात के चलते उसका खाली घूमना उन्हें खासा त्रस्त किए रहता। सरकारी नौकरी तो थी ही कितनी, और जो होती थी वो भ्रष्टाचार, सोर्स, सिफारिश और भाई भतीजावाद की बेदी पर चढ़ जाती थी। वे गरीब थे और गरीबों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। 50% नौकरी तो रिजर्व थी, जिनमें ज्यादातर उनका चयन होता जिनके परिवार की 2 पीढ़ियां इस सुविधा का लाभ उठाकर सुविधा संपन्न हो गए थे। और अनारक्षित पदों पर बामन, बनिया, कायस्थ के बच्चे से मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। बाकी बचा प्राइवेट सेक्टर, जिसका विस्तार ज्यादातर बड़े शहरों तक सीमित था। निजी सेक्टर के नाम पर छोटे शहरों में बीमा, बैंक, बिजनेस के छोटे मोटे काम थे। यहाँ सरकारी के मुकाबले 1/3 तनख्वाह भी मिलना बड़ी नियामत थी। असगर को पठन पाठन के दौरान वो अनुभव नहीं हुआ जिसकी किरचें अब उसे लगातार चुभती रहती थी। सरकारी नौकरियां तो फिर भी नाम मात्र या दिखावे अथवा धर्मनिरपेक्षता का दावा करने के लिए असगर जैसे पराये और गैर मुल्की मुल्लों को मिल जाती थी, पर निजी क्षेत्र में तो मुसलमान उम्मीदवारों को अक्सर बुलाया ही नहीं जाता, और अगर बुलाना मजबूरी होती तो उन्हें रोजगार मिलने के इम्कानात तकरीबन 0 थे। नतीजतन ये अल्पसंख्यक नौजवान कारीगरी, मिस्त्रीगिरी, टेम्पो, टैक्सी चलाने जैसे कामों को अपना जरिया माश बनाते। नई सरकार ने जब कौशल विकास पर जोर दिया और उसे लेकर तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं अमल में लाई गईं, तो असगर की उम्मीदों के पंख फड़फड़ाने लगे। आखिर यह एक सरकारी संस्थान से डिप्लोमाधारी तो था ही, पर कौशल विकास का खूब ढिंडोरा पीटकर युवाओं को हुनर सीखने का मौका तो जरूर दिया गया, किंतु दुर्भाग्य से प्रशिक्षित युवाओं की नौकरी पर उतनी तवज्जो नहीं दी गई। जैसे जैसे हुनरमंद युवाओं की संख्या बढ़ती गई, उसी अनुपात में नौकरियों के दावेदारों में इजाफा होता चला गया। अक्सर तो पता ही नहीं चलता कि विज्ञापन के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई गई, किसका चयन क्यों और कैसे, और शेष कथित अयोग्य अभ्यर्थियों को किस आधार पर खारिज कर दिया गया। पारदर्शिता मानो एक अनावश्यक, अमान्य और अधिकार विरोधी शब्द था, कुछ एक टैबू की मानिंद, क्योंकि ये संबंधित आकाओं या आला अफसरों की सत्ता को चुनौती देता था। जल्दी ही असगर की बेरोजगारी उस परिवार के लिए अभिशाप सरीखी हो गई। किसी काम के अभाव में इधर उधर घूमकर ही उसका वक्त जाया होता। उसके कुछ एक दोस्त भी बेमकसद जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी जिंदगी का ज्यादा स्पेस खालीपन की गिरफ्त में था। जितना मुमकिन था वे पढ़ लिए थे, इससे ज्यादा पढ़ाई उनके सामर्थ्य के बाहर थी और उन्हें गैर जरूरी भी लगती। नौकरी उनके परिवार की फौरी जरूरत थी। जमीर अक्सर ताना मारते, मियाँ कब तक इस तरह बेकाम बेरोजगार घूमोगे, कुछ ढर्रे से लगो तो अकबर के बारे में भी कुछ सोचें। कभी एकाएक बिफर पड़ते, पता नहीं पूरे दिन क्या करते रहते हो। अरे कुछ कारखानों में जाकर मेल मिलाप करो, काम की अर्जी लगाओ, क्या मालूम कब बात बन जाए। घर बैठकर तो कोई नौकरी परोसने आएगा नहीं। अब्बा मिलता हूँ, कुछ लोगों से कह भी रखा है, पर अपने को काबू में रखते हुए जमीर ने समझाया, मुझे मालूम है कि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, इसलिए किसी काम धंधे के बारे में भी सोचो। जैसे अरे कुछ नहीं तो एक ई रिक्शा और ले लेते हैं, 200-250 तो बच ही जाते हैं। जब नौकरी मिल जाए तो छोड़ देना। नहीं अब्बू,
मुझे रिक्शा नहीं चलाना, देर सबेर काम मिलेगा ही, उसने बड़ी निस्पृहता और दृढ़ता से जवाब दिया। पैर पटकते हुए ज़मीर कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से चली गए। ये एक अंतहीन सिलसिला बन गया था। नतीजतन बाप बेटा दोनों एक दूसरे से रूबरू होने से कतराने लगे। कई कई दिन तक उनका सामना नहीं होता। जाहिर है तब संवाद का सवाल ही नहीं था। बात वहीं तक सीमित रहती तब भी गनीमत थी, पर उसका असर परिवार के अन्य सदस्यों, खासतौर पर आमना और जमीर के रिश्ते पर भी महसूस किया जा सकता था। जमीर उखड़े उखड़े रहते, खामोशी में आधा पौना खाकर सुबह निकल जाते, देर शाम थके मांदे आते और कुछ खाकर बिस्तर पकड़ लेते। आमना कुछ कहती तो अनसुनी कर देते या झल्लाए स्वर में जवाब देते, कभी बेवजह झिड़क देते या कभी आपा खो बैठते। घर के ऊपर तनाव और अजनबियत का चंदोबा तन गया था। अपने शौहर में आए इस बदलाव और बेरुखी से आमना दुखी और परेशान थी। परिवार की माली हालत आपसी सद्भाव, संवेदना और उसके ताने बाने को छितरा रही थी। कभी लगता कोई सिरा छूट या टूट न जाए। आमना बेबस महसूस करती। अपने शौहर की मन स्थिति को वो खूब समझती थी, पर असगर को भी कसूरवार मानने को उसका दिल गवाही नहीं देता। अंदर एक गहरी बेचैनी महसूस करती वो। आज के दौर में युवाओं की संवेदनशीलता और उसे लेकर आती तमाम मनहूस खबरों से वो उद्विग्न हो जाती। उसका काम दोनों सिरों में संतुलन बैठाना था, जो कतई आसान नहीं था।